हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय के तिवारी गुरुकुल पर। तो आज इस सेशन में हम आप लोगों को फिजिक्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं। सो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखो, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और आपको क्लास में बहुत मजा आएगी। और एक बात ये ध्यान रखो कि आज जो है वो क्लास का फॉर्मेट थोड़ा चेंज है। सो कोई भी स्टूडेंट्स जाएगा नहीं, क्लास को अंत तक देखो, आपको ज़रूर से ज़रूर हर दिन से कुछ अलग आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आती है तो आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है कि क्लास आपको लगी कैसी है। और जितने भी हमारे भाई न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी क्लास को शेयर करके बुला लें। और आज हम आपसे गारंटी लेते हैं कि जो ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आज जो क्लास का मेथड है वो थोड़ा अलग है। यानी कि आज हमने आपको क्लास में थोड़ा अलग फॉर्मेट से दी है। सो आज तो बिल्कुल ब्राइटनेस वाली प्रॉब्लम आ नहीं सकती। बस आप सभी लोग आराम से स्टडी करो और इन्जॉय करो और बेहतर से बेहतर अपना मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में लाओ, है ना। सो बगैर टाइम बर्बाद किए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है कि दूरदृष्टि दोष होने का मूल कारण क्या है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2018 में और 19 तथा 20 में पूछा जा चुका है। और मैं इस क्लास में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाने वाला हूँ, यानी लघुत्तरी और अति लघुत्तरी, जो 3 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और बहुविकल्पी मैं आने वाले क्लासों में करवा दूंगा। तो आप लोग इसे अंत तक देखिए, इस क्लास को बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो 4 से 5 सालों में लगातार आ रहे हैं। तो यह क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास को छोड़कर जाइएगा नहीं। अगर जाओगे तो आपका नुकसान होगा और यदि रुके तो आपको फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर होगा, इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो और आप लोगों को क्वेश्चन को लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आंसर तो सब कोई बता देता है बट लिखनी कैसी कॉपी है इसे बहुत कम लोग बताते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन, अच्छे उत्तर और अच्छे कॉपी में लिखने का तरीका, यदि तीनों आपका परफेक्ट है तो आपका परसेंटेज हाईएस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप लोग अंत तक रुकिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि दूरदृष्टि दोष होने का मूल कारण क्या है, यानी दूरदृष्टि दोष किसके कारण से होता है। तो आप क्या करोगे, ओनली वन ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर डाल के, मगर आपको क्या करना है, अच्छे लिखने की तरीका है कि आप क्या करो कि डाल दो हेडिंग दूरदृष्टि दोष होने का कारण। अब क्या होता है, तो इसमें जो होता है कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो छोटा हो जाता है, और व्यास जब छोटा हो जाता है तो हमें जो निकट की वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती बट दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप लोगों को ये मालूम तो है ही है ना कि जो दोष होता है ये जस्ट अपोजिट होता है। जो दोष रहेगा वहाँ की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, और जो दोष नहीं रहता है वो वस्तुएं, वहाँ की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो एग्जाम्पल के लिए, अब जैसे दूरदृष्टि दोष है तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती बट निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो क्यों नहीं दिखाई देती, तो क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष होने का मूल कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। यानी जब नेत्र गोलक का व्यास छोटा हो जाता है, इसी कारण हमें जो दूर वाली वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती बट नेत्र गोलक का व्यास छोटा हो जाता है, इसीलिए जो दूर वाली वस्तुएं हैं वो दिखाई देती हैं बट निकट वाली वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और इन्होंने क्या पूछा है कि निवारण कैसे किया जाता है, तो आप क्या करो, हेडिंग डाल दो दूरदृष्टि दोष का निवारण। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ही कि हम दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और उत्तल लेंस कहाँ लगेगा, आंख में तो लगेगा नहीं, चश्मे में। तो बस आपको वही थ्योरी लिख देना है कि इसका निवारण उचित फोकस दूरी। अब उचित फोकस दूरी क्यों, क्योंकि जितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही हम लेंगे ना, इसलिए उचित फोकस दूरी। तो इसका निवारण उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में लगाकर प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग एक ट्रिक ध्यान रखिए कि किस दोष में हम कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं इसके लिए। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो निकट दृष्टि दोष है वो शब्द बड़ा है दूर दृष्टि दोष की अपेक्षा, है ना। उसी प्रकार से जो उत्तल लेंस है वो शब्द छोटा है अवतल लेंस की अपेक्षा। तो केवल इतना आप ध्यान रखिएगा कि बड़े को बड़े में लगाना है और छोटे को छोटे में लगाना है, बस। यानी कि जो निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है वो जो निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है वो हम अवतल लेंस को उचित फोकस दूरी के अनुसार चश्मे में लगाकर कर लेते हैं, और जो दूर दृष्टि दोष का निवारण होता है वो आपका उत्तल लेंस चश्मे में लगाकर उचित फोकस दूरी का हम निवारण कर लेते हैं। और अब जब मैंने निवारण आप लोगों को बता ही दिया दोनों का, तो परिभाषा भी सुन लो उसकी क्या है कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और रीजन क्या होता है, तो इसमें तो नेत्र गोलक का व्यास छोटा होता है मगर उसमें नेत्र गोलक का व्यास बड़ा हो जाता है।
तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मैं केवल जितना स्क्रीन पर लिखा हुआ है उतना ही नहीं बताऊंगा और एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ आप क्लास मत छोड़ के जाइएगा, यही मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। अंत तक देखो, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और इतनी मैं गारंटी लेता हूँ कि इस क्लास से बाहर आपको इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलो फिर आगे चल रहे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये न्यूमेरिकल है आपका और ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो इसे आप लोग 3 मार्क्स या 5 मार्क्स कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि दो चालक जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो 25 ओम होता है, और जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम होता है। अब हमें बताना है कि दोनों चालकों के प्रतिरोध की गणना कीजिए, और ये आपका 2017 में पूछा जा चुका है, 18 में पूछा जा चुका है, 19 में पूछा जा चुका है और 22 में भी पूछा जा चुका है। तो आप लोग देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या बताया है कि हमें दोनों चालकों का प्रतिरोध दे दिया गया है, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 25 ओम मिलेगा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 4 ओम मिलेगा, और दोनों चालकों का हमें क्या करना है कि प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पर ये तो बताया नहीं कि किस चालक का कितना प्रतिरोध, तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अब लिखने का तरीका क्या है, आप क्या करो, सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे हल, उसके बाद में माना। अब क्या माना हमने कि जो दोनों चालक हैं उनका जो प्रतिरोध है वो क्रमशः R1 R2 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्रमशः का मतलब हुआ क्रम से, यानी कि जो चालक पहले है उसका पहला वाला प्रतिरोध हो गया और जो चालक बाद में है उसका बाद वाला प्रतिरोध हो गया, यानी पहले चालक का पहला प्रतिरोध R1 और दूसरे चालक का दूसरा प्रतिरोध R2। इतना आ गया होगा समझ में आप लोगों को। उसके बाद में अब आप हेडिंग डाल दोगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो प्रश्न ने क्या कहा है पहली शर्त में कि जब हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा कि हमें 25 ओम प्रतिरोध प्राप्त होता है। तब हम इसे लिख सकते हैं कि R1 R2 बराबर 25 ओम। ये क्या है, ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होता है, R1 R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN इक्वल टू R, यानी कि जितने प्रतिरोधों की हमें आवश्यकता है उतने प्रतिरोध हम एक क्रम में जोड़ते हुए इक्वल टू R करके तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा 25 था और दोनों चालकों का प्रतिरोध एक का R1 और एक का R2 था, तो इसलिए हमने R1 प्लस R2 इक्वल टू 25 ले लिया। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद में अब समांतर क्रम जोड़ने पर, यानी जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब क्या मिलता है हमें, प्रतिरोध 4 ओम मिलता है। तब क्या हो गया कि जो सूत्र लगेगा वो होता है 1/R1 प्लस में 1/R2 और बराबर होता है 1/4 के, तो सॉरी 1/R के। तो यहाँ से हम ले लेंगे कि 1/R1 और प्लस में 1/R2 इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा R1 प्लस R2 अभी और अपान में R1 डॉट R2। इसका कैसे हुआ है कि R2 का R1 में कर दो और R2 का 1 में कर दो और R1 का 1 में कर दो, फिर R2 और R1 का आपस में गुणा कर दो, बस आ जाएगा। उसके बाद में इधर आ गया 1/4। अब इनका क्या करो, त्रिक गुणा करा दो। उससे पहले जो R1 और R2 है इसे आप लोगों ने अभी ये समीकरण नंबर फर्स्ट में देखा कि क्या है 25 है, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे 25 ले लेंगे, R1 और R2 के स्थान पर 25 ले लेंगे। उसके बाद में आ जाएगा 1/R1 डॉट R2 और अपान में 1/4। अब इसका त्रिक गुणा हम करा देंगे, तो क्या होगा कि 25 का आपका 4 से गुणा होगा और R1 व R2 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25 चौका 100 और इधर आ जाएगा R1 डॉट R2। अब यहाँ से चाहे हम R1 का निकालें चाहे R2 का निकालें, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर R2 का लिया है, तो क्या लिया है कि R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/R1। ये समीकरण नंबर हम सेकंड मान रहे हैं। उसके बाद में आप हेडिंग डालोगे कि समीकरण 1 व 2 से, यानी जो समीकरण 1 है आपका और 2 है उसके अनुसार हम कुछ सोल्यूशन करेंगे, क्योंकि अभी इनका संबंध तो निकला नहीं है, तो हमें संबंध निकालना जरूरी। बगैर संबंध निकाले हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अभी ना हमें R1 मालूम है ना हमें R2 मालूम है, तो संबंध हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा कि हो जाएगा यहाँ पर कि अभी आपने ये समीकरण नंबर फर्स्ट में देखा कि R1 प्लस R2 बराबर क्या है 25 है, तो R2 बराबर हमने निकाल लिया है कि 100/R1, तो वही हम रख देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा जो R1 और R2 के स्थान पर हमने रख दिया 100/R1, तो हो जाएगा 100/R1 और बराबर है ये किसके 25 के। यहाँ आप क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, तो इधर एलसीएम लेने पर आ जाएगा तुम्हारा R1 स्क्वायर प्लस में 100/R1, ये 100 ही रहेगा, इसे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 100 में R1 और अच्छा ये ब्रैकेट लगा हुआ, ओके ठीक है। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हमारा। उसके बाद में अब हम क्या करें कि यहाँ पर आपको त्रिक गुणा करा देना है, तो क्या हो जाएगा कि R1 का गुणा आपका 25 से हो जाएगा और 1 का गुणा इधर R1 का स्क्वायर प्लस 100 से हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा R1 का स्क्वायर माइनस के
25R1 और प्लस के 100 इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ, ये बन गया हमारा समीकरण। अब यहाँ से अब समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, तो समीकरण में जो होता है यदि प्लस चिन्ह दिया गया है, जो चर वाली संख्या वहाँ पर अगर प्लस चिन्ह दिया गया है और चर और अचर वाली संख्या को, तब हमें ऐसी संख्याएं चाहिए कि जोड़ने पर प्राप्त हो जाए और अचर वाली संख्या गुणा करने पर प्राप्त हो जाए, ऐसी दो संख्याएं चाहिए। तो यानी कि ऐसी, अब यहाँ पर क्या है, प्लस दिया गया है, तो हम ये देखेंगे कि ऐसी कोई दो संख्या हो जो जोड़ने पर 25 आ जाए मगर गुणा करने पर 100 आ जाए। तो 20 पंचे 100 और 20 5 25, यानी 20 और 5 लेंगे तो जोड़ने पर हमें 25 मिल रहा है और गुणा करने पर 100 मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से R1 का स्क्वायर और माइनस 25 R1 के स्थान पर हम ले लेंगे माइनस 20 R1 और माइनस 5 R1। अब इसे ऐड करोगे तब भी तुम्हारा वही मिलेगा जाकर माइनस 25 R1 प्लस 100। अब लिखा हमने क्यों है इसे, क्योंकि अच्छे से सॉल्व हो जाए, और अभी भी लिखा वही है, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इधर पहले दो पदों में R1 आपका कॉमन है, तो R1 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या है कि जब R1 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा जाकर पहले ब्रैकेट में R1 माइनस R2। फिर हमें अब यही ब्रैकेट जाकर आगे भी बनाना है, इसलिए हम आगे दो पदों में -5 कॉमन ले लेंगे, तब बन जाएगा हमारा R1 माइनस R2। अब ये इक्वल टू है किसके, 0 के। उसके बाद में अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो ले लेंगे हम R1 माइनस 20 और उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R1 माइनस 5। अब ये बराबर हो जाए 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम R1 बराबर 0 लेंगे, सॉरी, जब R1 माइनस 20 इक्वल टू 0 लेंगे, तब हमें जाकर जो R1 का मान है वो प्राप्त हो जाएगा 20 ओम। और उसके बाद में जब हम इधर आपका R1 बराबर R1 माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे, तब हमें R1 का मान मिल जाएगा जाकर 5 ओम। अतः अब देखो यहाँ पर क्या है, R1 20 ओम है और R1 ही 5 ओम है, यानी कि R1 का ही दो मान आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम R1 का मान 20 लेंगे तब हमें R2 का मान 25 मिलेगा, और जब हम R2 का मान 20 लेंगे तब हमें R1 का मान, शायद कुछ रॉन्ग हो गया है तो देख फिर से, जब हम R1 का मान 20 लेंगे तब हमें R2 का मान जाकर 5 मिल जाएगा, और जब हम R2 का मान 20 ले लेंगे तब हमें R1 का मान जाकर 5 मिल जाएगा। यानी दोनों को जोड़ने पर हमें 25 मिलना है। तो जब उसे दोगे 20 तो ये हो जाएगा, जब पहला 20 होगा तो दूसरा 5 हो जाएगा, जब दूसरा 5 होगा तो पहला 20 हो जाएगा। आ गया समझ में आप लोगों को। तो अब यहाँ से क्या लेंगे कि हम थोड़ा थ्योरी लिख देंगे। अब ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, मगर थ्योरी लिख दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या होता है कि अतः जब R1 जब R1 इक्वल टू 20 ओम, तब क्या होगा, R2 इक्वल टू 5 ओम, और जब R1 इक्वल टू 5 ओम तब R2 इक्वल टू 20 ओम होगा। तो और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि बाई चांस नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओके, फिर चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 4 मीटर दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी का आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब ये आपका 2019 में पूछा गया है, और 20 में पूछा गया है, और 22 में पूछा गया, और 23 में भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट ये भी है। तो आप क्या करोगे, अब ये क्या है आपका न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जब हम पढ़ते थे तो ऐसा क्या होता कि केवल टीचर आकर ऐसे सॉल्व कर देता था, मगर हमें लिखना कैसे वो नहीं बताता था। तो ऐसा ही सभी बच्चों के साथ होता है। आपको क्या होगा कि सोल्यूशन करवाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मगर अच्छे से सोल्यूशन करना कैसे है, उसे हमें दिखाना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाना तो बनाने वाले बहुत होते हैं, मगर खाना परोसने का ढंग कुछ ही लोगों में होता है, और जिसमें खाना परोसने का ढंग नहीं है उसका खाना बनाना और बगैर बनाना दोनों बराबर ही है। तो आपको खाना बनाने के साथ साथ परोसना भी आना चाहिए। आप कितना भी आपके नॉलेज हो, जब तक आपको अच्छा लिखना नहीं आएगा तब तक आप अच्छा मार्क्स ला ही नहीं सकते। तो फिर क्या करोगे, अब लिखना कैसे है कि पहले तो हेडिंग डाल देना हल, यानी कि यहाँ से हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में दिया है, यानी क्या क्या हमें इसमें दिया गया है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, 2 मीटर है। सॉरी, आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मतलब रॉन्ग हो गया है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसे चेंज कर लीजिएगा जाकर, वहाँ पर मीटर दिया गया है और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है, तो वहाँ टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, वहाँ मीटर से आप लोग सेंटीमीटर कर लीजिएगा बस। और टोटल का टोटल सब रॉन्ग है, कुछ भी टोटल का टोटल सब राइट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं, केवल वहाँ पर आप क्या करिएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर लीजिएगा बस। तो आगे क्या होगा कि जो आर यानी कि वक्रता त्रिज्या दिया गया है वो दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और जो एफ दिया गया है वो दिया गया है 1 सेंटीमीटर। जो आर होता है वो एफ का 2 गुना होता है, तो यहाँ से जब आर हमें दे दिया गया है तो हम एफ ले लेंगे अपने मन से, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या बताया है
कि उत्तल दर्पण से 4 मीटर दूर स्थित वस्तु, यानी कि यू का मान जो है वो -4 सेंटीमीटर है। तब हमें क्या करना है, आवर्धन ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की दूरी भी बतानी है। तो ये आप लोगों को दिया गया, यानी कि r बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, f बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा -4 सेंटीमीटर और b बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसे क्या करोगे, इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क लगा दोगे और m बराबर हमें ज्ञात करना है तो उसे भी क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। फिर अब क्या होगा कि हम हेडिंग डालेंगे दर्पण के सूत्र से, यानी कि यहाँ से हम प्रयोग कर रहे हैं दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र क्या होता है कि वो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि F1 अपान में 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान B प्लस 1 अपान U। मगर हमें यहाँ से F तो चाहिए ना, B चाहिए, तो इसीलिए जब हमें B निकालना है तब हम जब B बराबर लेंगे तब ये जो U वाला पद है ये चला जाएगा दूसरी ओर, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस से माइनस, तो हमें मिल जाएगा जाकर B इक्वल टू 1 अपान F माइनस 1 अपान U। जाता, तो इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब हम क्या करें, इन सब का मान रख दें। तो F क्या है, 1 है और U क्या है, -4 है। तो यहाँ से जब हम रखेंगे तो आ जाएगा 1 अपान में V इक्वल टू 1 अपान में 1 माइनस 1 अपान -4 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से 1 अपान 1 आ जाएगा और ये -4 और ये माइनस जो सूत्र वाला है क्या होगा, मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपान 4। अभी हम क्या करें, यहाँ पर एलसीएम ले लें, तब क्या होगा, 4 एक कम 4 और 1 एक कम 1 और अपान में 4, यानी आ जाएगा 1 अपान B इक्वल टू 4 प्लस 1 अपान में 4 और फिर बराबरी से जब ऐड कर दें तो आ जाएगा यहाँ से हमारा क्या, 5/4। उसके बाद में अब ये तो क्या है, 1 अपान B का मान है, सो B बराबर हो जाएगा 4/5। अब ये यहाँ से क्या होगा, जब हम काटेंगे इसे तो 5 जीरो 0 0 बार ले जाएंगे, उसके बाद 10 लगाएंगे, फिर 0 ऊपर बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 40 और 5 अट्ठे 40, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हमारा जाकर जो प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से वो हो जाएगी 0.8 सेंटीमीटर। ये हो गई जाकर हमारी प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से। उसके बाद में आवर्धन भी बोला है ज्ञात करने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे हम आवर्धन के सूत्र से। तो आवर्धन का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा जो दर्पण के लिए है, दर्पण के लिए होता है m इक्वल टू -b/u। ये होता है आपका दर्पण के लिए, मगर जो लेंस के लिए होता है वो होता है m इक्वल टू b/u। वहां पर माइनस नहीं होता बट यहाँ पर माइनस होता है। तो क्या होगा कि जो b का मान है वो दिया गया है हमें 0.8 और जो u का मान है वो दिया गया है -4। तो हम जब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस से तो हो जाएगा क्या, -0.8 अपान में -4 m बराबर, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा आपका, और उसके बाद में जब दशमलव हम हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 4 के बाद एक 0 बढ़ जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 8/40। उसके बाद में अब जब हम इसे काटेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा m इक्वल टू 0.2। अब आवर्धन का क्या होता है कि मात्रा कोई भी नहीं होता है तो यहाँ पर मात्रा नहीं लिखा जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा कि हम लिख देंगे अतः, यानी कि यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है। अतः जो b है वो उसका मान है 0.8 सेंटीमीटर व m बराबर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ, इसे लगा लीजिएगा आप लोग, 0.1 होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के ध्रुव से 0.8 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगा और जो आपका आवर्धन है वो 0.1 होगा। आप लोग इसे जरा सही कर लीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। तो ये इक्वल टू के स्थान पर माइनस बन गया है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो क्या करिएगा, आप लोग एक बार पुनः बैक कर लीजिएगा वीडियो को। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि हम अपनी बाइक या कार के पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, कारण तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी समझाइए। ये आपका 2017 में पूछा जा चुका है, 18 में पूछा जा चुका है और 19 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि क्या बोल रहे हैं कि हमें ये बताना है कि हम जब जो बाइक वगैरह में या कार वगैरह में जो शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है पीछे वाले वाहनों को देखने के लिए, ताकि साइड से हम निकल सके, हमारी सुरक्षा बची रहे, हमें चोट वोट ना लगे, एक्सीडेंट से हम बच जाएं, तो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं ये हमें बताना है। और उसके बाद में कारण तथा प्रतिबिंब भी बताना, यानी प्रयोग करते हैं तो किसका करते हैं और क्यों करते हैं, और ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है ऐसे जाकर हमें इतना 3 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। तो आप क्या करोगे, डाल दोगे उत्तर। उसके बाद में अच्छे से आप यहाँ पर हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छे से डॉट डालकर बता देना कि जो हम अपनी, अब आपको क्या करना है, आप ओनली वन ऐसे भी लिख सकते हो उत्तल दर्पण, मगर हमें अभी अपने आप से बताया ना कि क्वेश्चन को लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तब ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने से ज़्यादा बेहतर होता है। तो क्या होगा कि हम अपनी बाइक व कार के पीछे आने वाले वाहनों
को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी जो उत्तल दर्पण होता है उसका प्रयोग किया जाता है पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए बाइक या कार में। उसके बाद में अब इन्होंने पूछा कि कारण क्या होता है, तो आप क्या करोगे, हेडिंग डाल दोगे कारण। उसके बाद में कारण क्या है कि जो उत्तल दर्पण होता है ये वस्तु से हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो वही हम लिख देंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा व आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए प्रयोग करते हैं। हम मान के चलो अगर जैसे बड़ा प्रतिबिंब बनाता होता तो क्या होता कि दूर पर है कोई ट्रक और आप अपने बाइक या कार में देखते तो वो आपको बहुत बड़ा लगता, दिखाई पड़ता कि अरे, तो आपको ऐसा महसूस होता कि अरे ये तो हमारे पास आ गया, और जल्दी से आप पीछे ना ध्यान करके इधर उधर आप मोड़ते जल्दी से, और फिर आपको क्या होता, चोट लग जाती। तो इसीलिए हाँ, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है ताकि अच्छे से आकार उसका दिख पाए। या अब पास में होता और उसका पूरा आकार दिखता ही ना, कोई छोटा सा पार्ट दिखता तो आप समझ ही ना पाते कि क्या है, तब भी दुर्घटना हो सकती थी। इसीलिए छोटा प्रतिबिंब ये बनाता है और आभासी और सीधा प्रतिबिंब, सीधा मतलब सीधा बनाता है। अब क्यों, क्योंकि सीधा ना बनाता होता तो पता चलता है ट्रक आ रहा है सीधा और आपको दिखाई पड़ता है कि वो घसलते हुए आ रहा है ना। तो इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि हमें अच्छे से दिखाई पड़ जाए और हम अपनी साइड अपनी आवश्यकता अनुसार ले लें। उसके बाद में अब प्रतिबिंब पूछा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है उसमें हमने पहले ही लिख दिया। क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर भी लिख देना, हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, हेडिंग डाल देना। उसके बाद में प्रकृति क्या होती है कि वस्तु से छोटा व आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब, यानी कि ये जो दर्पण होता है उत्तल वाला, ये वस्तु से छोटा व आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिर प्रकृति व आकार बताइए। यानी कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और वह 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, तब हमें प्रतिबिंब की स्थिर प्रकृति और आकार भी बताना है। यानी कि अब लिखोगे कैसे, तो हल, हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर दिया गया, अब क्या क्या दिया गया है, तो इन्होंने क्या बताया कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी एफ का मान क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या है कि क्या बोले हैं कि 20 सेंटीमीटर दूर है वस्तु, तो हो जाएगा यू का मान -20 सेंटीमीटर, और लंबाई वस्तु की कितनी है 5 सेंटीमीटर, और बी और आई हमें ज्ञात करना है। यानी कि एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यू हो जाएगा -20 और ओ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, वी यानी कि प्रतिबिंब का की स्थिति और आकार आई, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, हम प्रयोग करेंगे क्या, लेंस का सूत्र, तो हेडिंग डाल देंगे हम लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र हम हेडिंग डाल देंगे। तो लेंस का सूत्र आप लोगों को मालूम होगा ही कि क्या होता है कि 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u होता वो इतना ही जो दर्पण का होता है। बस आंसर क्या है कि वहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, मगर यहाँ पर क्या है, हमें एक एफ तो निकालना है, बी निकालना है। तो क्या करेंगे, बी निकालने के लिए यू वाले पक्ष को दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे, तो ये इधर माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा आ जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस में 1/u। अब ये हो हमें मिल गया नया सूत्र, अब यहीं पर हम इनका मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा कि f क्या है 10 है और u क्या है -20 है, तो जब हम रखेंगे तब हमें प्राप्त होगा जाकर 1/b इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/-20 इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/10। अब ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है मगर 20 क्या है माइनस है, सो प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा, तो आ जाएगा यहाँ का 1/10 और माइनस 1/20। अब क्या करें, यहाँ पर एलसीएम ले लें, तो अब इसमें पहले वाले पद में 10 वाले पद में 2 से गुणा कर दो, बस ये भी 20 हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमें 2 और उधर -1 है ही है, इधर क्या जब हम 10 वाले पद में 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/20 और उधर -1/20। अब क्या हुआ, हाँ समान हो गया, तो इसका क्या करेंगे हम टोटल अपन 20 भी ले सकते हैं, सो आ जाएगा 2 - 1/20 और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/20। अब ये क्या है 1/b का मान है, सो b बराबर आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। और फिर आवर्धन भी ज्ञात करना है, सो क्या होगा कि हेडिंग डाल दोगे आवर्धन सूत्र से, यानी आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि जो आवर्धन होता है वो लेंस के लिए होता है m इक्वल टू b/u, तो वो होता है, और एक और होता है, ये तो हो गई जो b/u होता है, ये हो गई आपकी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के आधार पर, और एक होता है कि यहाँ पर इक्वल टू रहेगा आपका I/O, ये होता है आपका वस्तु की साइज और इमेज की साइज के आधार पर। तो हम ले लेंगे क्या, m इक्वल टू I/O समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, और m इक्वल टू b/u से ले लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड।
उसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब इसमें से हमें कुछ ना कुछ संबंध निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। तो हम ले लेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 व 2 से हम थोड़ा संबंध निकाल रहे हैं। क्या होगा कि हमें आई निकालना है। तो अब देखो, एक इन दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है, तो क्या होगा, दूसरा पक्ष भी इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कि यदि कोई तीन बच्चे हैं जिसमें से पहला दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है कि पहला भी तीसरे के इक्वल हो जाएगा। तो उसी अकॉर्डिंग जब एक दो समीकरण का पद एक समान होता है तो दूसरा भी समान हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, आई बाई ओ इक्वल टू बी बाई यू, और उसके बाद में 1/5 सॉरी आई, और जो ओ का मान दिया गया वो क्या दिया गया 5, और बी का मान क्या है 20 है, और माइनस और अपान में यू का क्या मान है -20। अब यहां से आपका क्या होगा कि 20 से 20 कट जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर जो आई का मान है वो आ जाएगा आपका -5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या दिया गया कि प्लस दिया गया, बट होगा जाकर माइनस। उसके बाद में अब क्या हुआ कि बी का मान हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर और आई का मान आ गया -5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, यही हम लिख देंगे। अतः जो वी है वो है 20 सेंटीमीटर और वह जो आई है वो है -5 सेंटीमीटर। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जो ये मतलब टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, तो इसके लिए सॉरी। और हम बोल तो रहे ही हैं, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। मगर अभी क्या है कि प्रकृति भी पूछी है, तो हम प्रकृति लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे प्रकृति। अब प्रकृति क्या है कि प्रतिबिंब जो है हमारा क्या है, वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। अब कैसे पता चलेगा ये, क्योंकि जो हमारा बी का मान है वो क्या है, नेगेटिव आया है। तो बी नेगेटिव होने पर प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। और जो वस्तु से छोटा, मगर सॉरी वस्तु से छोटा नहीं होगा, वस्तु के बराबर ही होगा, क्योंकि क्या हुआ, इसका मान 5 आया और उसका मान भी 5 आया, सो क्या होगा, वस्तु के बराबर ही होगा, ना कि वस्तु से छोटा होगा। आप लोग एक काम कीजिएगा कि हम बोल तो रहे ही हैं, तो जो इसमें मिसप्रिंटिंग है उसे आप अच्छे से सही कर लीजिएगा। हम टाइप करने वाले को बता देंगे कि आप भाई सही करो, क्योंकि टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम है। तो आशा करता हूँ कि जो हम समझाना चाहते हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा, और बी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर और आई का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नेत्र की सामंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है ये हमें बताना। ये 2017 में पूछा गया, 19 में पूछा गया और 22 में भी पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे आप, हेडिंग डाल दोगे हल, सॉरी यहाँ पर क्या है उत्तर है ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं रहे थे, इसलिए उत्तर डालेंगे। तो उत्तर डालेंगे, उसके बाद में हेडिंग डाल देंगे नेत्र की सामंजन क्षमता, क्योंकि परिभाषा पूछी जा रही है ना। तो परिभाषा सबसे बेस्ट लिखने का तरीका यही है कि आप क्या करो, जिसकी परिभाषा पूछी जा रही है उसे हेडिंग बना दो। फिर क्या है कि नेत्र की जो सामंजन क्षमता होती है वो क्या होता है कि जो नेत्र होता है जब हम अंधेरे में जाते हैं तो वो बड़ा हो जाती है, उसकी जो पुतली होती है, जिससे क्या होती है कि प्रकाश की किरणें आंखों में ज्यादा मात्रा में पहुंच पाती है लेंस में, अच्छे से जिससे हमें दिखाई पड़ता है अंधेरे रहने पर। उसके बाद में जब ज्यादा प्रकाश हो जाता है तब ज्यादा प्रकाश जाने लगता है आंखों में, तब क्या होता है, तब छोटी हो जाती है पुतली, जिससे क्या होता है कम मात्रा में प्रकाश जाता है तब भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है, फोकस दूरी अपने आप ही चेंज हो रही है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं नेत्र की। तो यही क्षमता आपकी क्या कहलाती है, सामंजन क्षमता। अब इसे क्या करो, लिख दो कि नेत्र द्वारा आवश्यकता अनुसार मतलब कि जितनी आवश्यकता हो, कम की आवश्यकता है या ज्यादा की आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को स्वतः यानी स्वयं से परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, मतलब जो परिवर्तित किया जा रहा है, परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सामंजन क्षमता। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जो नेत्र होता है वो स्वयं ही आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को परिवर्तित कर देता है, और यही प्रक्रिया आपकी कहलाती है सामंजन क्षमता। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पर। तो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह दूर किया जाता है। अब देखो आगे आपका निकट दृष्टि दोष, और इससे पहले हम आपको शुरुआत में निकट दृष्टि दोष बता चुके हैं। ये क्या है, 2017 में पूछा गया है, 18 में, 20 में और 23 में पूछा गया है। क्या करोगे आप, हेडिंग डाल दोगे उत्तर हेडिंग डालने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, लिख देंगे हेडिंग निकट दृष्टि दोष, ये हमने लिख दिया हेडिंग। उसके बाद में निकट दृष्टि दोष ये क्या है, तो हमने बताया कि वह दृष्टि दोष जिसमें जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो दिखाई देती हैं स्पष्ट, मगर जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और यह दोष ही आपका क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। यानी कि हमने आपको समझाया कि जो दोष रहेगा उसमें दिखाई पड़ेगा और जो नहीं रहेगा उसमें
नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी अब निकट दृष्टि दोष है तो निकट में दिखाई दे रहा है मगर दूर में नहीं दिखाई दे रहा है, और इससे पहले दूर दृष्टि था तब दूर में दिखाई देता था पर निकट में नहीं दिखाई देता। अब निवारण भी पूछा है तो क्या करेंगे, निवारण भी समझा दिया है आप लोगों को, तो क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष को का निवारण जब हम करेंगे तब हमें उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में लगाना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले ही क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन कर दिया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, जो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा है की गणना हमें करनी है। अब ये क्या है, क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है। तो अब क्या करेंगे, हम हेडिंग डाल देंगे हल। उसके बाद में हल हेडिंग डालने के बाद यानी यहाँ से हमने सोल्यूशन इसका स्टार्ट कर दिया, फिर दिया है जो दिया गया है वो लिख देंगे। अब क्या दिया गया है, कितना है 0.5 एम्पियर धारा यानी I इक्वल टू 0.5 है। उसके बाद में 10 मिनट यानी टी का मान क्या है 10 मिनट। और अब इसे क्या करेंगे, आप लोग ये ध्यान रखना कि प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक न्यूमेरिकल को MKS पद्धति में ही सॉल्व किया जाता है, इसलिए MKS पद्धति में जो टाइम का मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में जो होता है 60 सेकंड होता है, उसी प्रकार से 10 मिनट में 10 गुणे 60 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 60 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 600 सेकंड, और आवेश की गणना करनी यानी क्यू हमें ज्ञात करना है। तब हेडिंग आप डाल दोगे कि हम जानते हैं, यानी इनका सबका संबंध क्या होता है। तो आपने एक पढ़ा होगा सूत्र कि जो क्यू होता है वो होता है क्या IT, क्यू बराबर होता है आपका IT। अब I बराबर क्या दिया है 0.5, और जो T दिया है वो दिया गया है आपका 600। उसके बाद में अब यहाँ से जब दशमलव आपका हटेगा तब इधर क्या हो जाएगा 6000, सॉरी जब यह इसका गुणा कराएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 3000, और एक अंक पर दशमलव लगेगा तो जीरो क्या होगा आपका हट जाएगा, और हमें मिल जाएगा 300 गुलाम। और फिर क्या हमें आवेश पूछा था तो आप क्या करो, थोड़ा थ्योरी भी लिख दो अच्छा लिखने के लिए। अब वैसे भी आप छोड़ सकते हो मगर जब थ्योरी लिखोगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो क्या होता है, अतः परिपथ में 300 गुलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होगा, यानी जो परिपथ है उसमें 300 गुलाम विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाई चांस यदि आपको कुछ बाहरी आवाज़ महसूस हो रही है तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि घर पर ही हो तो आप उसे इग्नोर करके ओनली वन केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि यदि किसी प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है वह न्यूनतम विचलन कोण है, दोनों क्या है बराबर है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा ये हमें बताना है। और यह क्वेश्चन भी आपका 2017-18 में नहीं पूछा गया, 19 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है और 23 में पूछा गया है, हिंदी में ये पूछा गया है। और हमने शुरुआत में ही आपसे बताया कि ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे वही 4-5 साल में लगातार आने वाले प्रश्न हैं, तो इसे हमने अच्छे से आप लोगों को समझा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। यदि कोई बाई चांस प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिएगा, उसे जरा बैक करके देख लीजिएगा बस, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा कि हेडिंग डाल दोगे आप हल, उसके बाद में दिया है क्या दिया है, अल्पतम विचलन कोण। जो अल्पतम विचलन कोण होता है उसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी डेल एम। तो अल्पतम विचलन कोण यानी कि डेल एम आपको दिया गया है ए, और जो यानी कि अल्पतम विचलन कोण तथा ए दोनों क्या है इक्वल है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि डेल एम इक्वल टू ए और एन हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में फिर हेडिंग डाल दीजिएगा कि हम जानते हैं, यानी इनका सबका संबंध क्या है। तो क्या होता है संबंध कि जो एन होता है, एन वो बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान में साइन ए बाई 2। अब क्या है कि जो डेल एम है वो भी ए है, मतलब कि दोनों क्या है बराबर है, अल्पतम विचलन कोण और जो प्रिज्म कोण है वो दोनों क्या है बराबर है। तो हम क्या करें, किसी एक के स्थान पर एक को मान सकते हैं। अब हमें मानना क्या है ये भी तो मालूम होना चाहिए कि हम ए बराबर डेल एम लें, डेल एम बराबर ए लें, क्या लें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पद आपको नीचे दिया जाएगा वही आपको लेना है। अब जैसे ए नीचे दिया गया है तो ए बराबर आप क्या करोगे, डेल एम के स्थान पर आप ए ले लोगे। तो डेल एम बराबर जब ए लेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा साइन ए प्लस ए बाई 2। अब ये क्या होगा, ए क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा साइन ए बाई 2 यहाँ इधर है, के बाद में फिर हमें मिल जाएगा कि साइन 2a अपान में 2 अपान में साइन ए बाई 2। उसके बाद में क्या होगा कि आपका 2 से 2 कट जाएगा और हमें मिल जाएगा साइन ए अपान में साइन ए बाई 2। उसके बाद में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि जो साइन ए होता है वो बराबर होता है 2 कॉस ए बाई 2 के डॉट साइन ए बाई 2 के, इसके बराबर होता है।
तो यहाँ से क्या होगा हमारा साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कट जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 cos a बाई टू, 2 cos a बाई टू। अब ये क्या है आपका, यही मतलब यही हो जाएगा आपका अपवर्तनांक, इतना ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये सूत्र निकल कर आया है, यहाँ पर आंकिक नहीं निकला। आंकिक क्यों नहीं निकला, क्योंकि अंक की बात ही नहीं की गई है, तो इसीलिए आपका आंकिक नहीं निकला है। अब आप क्या करोगे, ये एक नया सूत्र आप लोगों के लिए है। तो यदि आपको कोई भी प्रश्न ऐसा मिलता है जिसमें अल्पतम विचलन कोण या जो प्रिज्म कोण है वो दोनों बराबर होता है, तो आप डायरेक्ट भी इसका प्रयोग कर सकते हो, 2 cos a बाई टू, ये फार्मूले का डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हो। आपको ज़्यादा सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं, बड़े आराम से आपको क्वेश्चन जाकर मिल जाएगा आंसर। तो क्या करोगे कि आप लिख दोगे अतः प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, 2 cos a बाई टू। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट है कि यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका 17, 19 और 22, 23 में पूछा गया है। तो क्या करोगे, हल डालोगे, उसके बाद में दिया है, यानी क्या क्या आपको दिया गया है। तो इन्होंने क्या कहा कि 1 सेकंड यानी टी बराबर हो जाएगा 1 सेकंड, उसके बाद में 1 एम्पियर यानी कि आई का मान 1 एम्पियर। और हम जानते ही हैं, हमसे आपको पढ़ाया गया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अर्थात ई इक्वल टू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये हम स्वयं ले लेंगे अपने मन से, और एन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ओके, एन ज्ञात करना है। अब फिर आप हेडिंग डालोगे कि हम जानते हैं, यानी इनका सबका संबंध क्या होता है। तो इनका जो संबंध होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सूत्र Q इक्वल टू आई टी और एक पढ़ा होगा Q इक्वल टू एन ई। तो पहले को हम पहला समीकरण मान ले रहे हैं और दूसरे को हम दूसरा समीकरण मान ले रहे हैं। उसके बाद में अभी हमने इसे पहले आवर्धन वाले में समझाया था कि यदि कोई दो समीकरण है जिसमें का एक पक्ष इक्वल है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम हेडिंग डाल देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 के अनुसार क्या होगा कि आपका आ जाएगा एन ई इक्वल टू आई टी। अब मगर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। सो जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एन इक्वल टू आई टी अपान में ई। और अब आई का मान क्या दिया गया, 1, और टी का मान भी 1 दिया गया है, बट ई का मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ है, ये भी रख देंगे। उसके बाद में अब 1 1 क्या हो जाएगा आपको, 1 होगा। अब दशमलव जब नीचे से हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, एक 10 बढ़ेगा, और ये जो माइनस का 19 है वो ऊपर जाएगा, तब हो जाएगा जाकर प्लस का 19। और 10 की पावर 19 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 की पावर 18, ये हो गया। अब 10 ये और 10 वो जो हमने पावर से निकाला, इन दोनों का गुणा होकर क्या बन जाएगा 100, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा n इक्वल टू 100 × 10 की पावर 18 अपान में 60। अब हम क्या करें, 16 से 100 को भाग दे दे, तब क्या मिलेगा हमें जाकर 6 बार में कटेगा, 16 छक्का 96, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, फिर दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ जाएगा और 80 बन जाएगा, 16 पंचे 80, यानी कि 6.25 में कट जाएगा और n बराबर हमें मिल जाएगा 6.25 इलेक्ट्रॉन। यानी कि उस चालक में जो है वो 6.25 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए हैं। अब क्या करोगे, आप थ्योरी लिख दो थोड़ा। अतः जो हमारा चालक है उस चालक तार में 6.25 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ये हो गया क्या हमारा आंसर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिएगा, एक बार इसे बैक करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो इन क्लास का पीडीएफ है, इसके लिए मैं आप लोगों को पहले बोलता कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बट टेलीग्राम पर नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू है जो सही भी नहीं हो पा रहा है अभी। तो आप क्या किया करो कि क्लास से ही पीडीएफ ले लिया करो। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड, उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, फिर 8, ये हो गया तुम्हारा 9, और फिर ये 10। ये केवल 10 ही क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को उन बच्चों के पास भी शेयर करो जिनको इसकी आवश्यकता है। और यदि कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ सॉरी, जो मिस प्रिंटिंग है वो मैं सही करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं मिलेगी, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो आप क्या करो कि उसे सही कर लेना अच्छे से। तो क्लास समझ में आई है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छा से मार्क्स लाते रहो, और इस क्लास को उन बच्चे के पास भी शेयर करो जिसको इसकी आवश्यकता है। और फिर मिलेंगे आप लोगों को आज के ही दिन इसी विषय की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, उन बच्चों के पास शेयर करो जिनको इसकी आवश्यकता है, और कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करो, ताकि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए और भी सुविधा बना पाऊँ। क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो जाती है, सो जब तो आप लोग कुछ बता तो पाते नहीं हो, मगर जब जल्दी से आप सपोर्ट करोगे और जल्दी से
हमें भी कुछ बेनिफिट होगा तो हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी चला देंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर से आपकी लाइव क्लास ही चले। ओके, फिर बाय बाय बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और उन बच्चों के पास शेयर करो जिनको इसकी आवश्यकता है। और मिलेंगे आप लोगों को आज के ही समान एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ इसी विषय के। ओके, बाय बाय बच्चों, चलते हैं।